अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो एक नया महाज खड़ा हो गया है। मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब गिलगित के साबिक चीफ जज से मुतालिक खबर का नोटिस तो लिया ही लिया है। साथ ही सारा मामला ये है कि उन्होंने जब ये इंकशाफ किया है कि साकिब निसार साहब ने जज को नवाज शरीफ और मरियम को ना छोड़ने का हुक्म दिया था, और साबिक चीफ जस्टिस ने जब ये इंकशाफ किया तो उसके बाद तहलका मच गया इस खबर के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर। ना सिर्फ इस बात के ऊपर तहलका मच गया, बल्कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल इस सारे मामले पर साबिक चीफ जज जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनको राना शमीम साहब को 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इसके अलावा चूँकि ये ख़बर जहाँ पर पब्लिश हुई, जहाँ कोर्ट हुई, वो दी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तो ये सारा मामला अब इस तरफ जा रहा है कि जी इंतहाई अहम इंकशाफात के बाद कि जी सबको अब तलब कर लिया गया है ज़ाती हैसियत में, और मज़ीद इसकी प्रोसीडिंग होगी। कोर्ट का मामला है, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान अब सामने हमारे है पूरे मुल्क के अंदर, और वो ये है कि पूरा मुल्क और अपोजिशन और सारे लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पहले तो ये कि ये राज इतने सालों तक छुपाया कि क्यों रखा गया। जीबी के जो साबका चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से, शमीम राना साहब की तरफ से हुकूमती बेंच से ये सवालात आ रहे हैं, और अवाम भी ये सवाल पूछती है। दूसरी तरफ जी ये भी पूछा जा रहा है कि अगर साकिब निसार साहब ने ये बात की तो उनको किसने कहा, साकिब निसार साहब को, जो उन्होंने इस तरह की बात की, और कोर्ट्स क्या इस तरह से इन चीज़ों पर चलेगी। फिर उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि पहले हमने देखा कि मामला जज अरशद शरीफ के हवाले से जिस तरह से निकला जी, और उनके हवाले से जिस तरह से नून लीग ने पहले क्लेम किया कि जी हमारे केसेस को जो है वो मुतनाज़ बनाया गया है। नून लीग ने ये क्लेम किया, और साथ ही ये भी बताया है कि एलिगेशंस लगाए मुख्तलिफ़ औक़ात में कि जी जो कोर्ट्स के फ़ैसले आए हैं उन फ़ैसलों को के हवाले से उन्होंने अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती आई है। अब सवाल ये है कि जहाँ पर ये सारा मामला है, वहीं पर पहले भी हमने देखा है कि नून लीग के हवाले से, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो उनके अदालतों में केसेस के हवाले से फ़ैसले आए हैं, उसके ऊपर पहले जज अरशद शरीफ का मामला, और अब ये साकिब निसार के हवाले से जो शमीम राना साहब ने स्टेटमेंट दिया है। तो क्या ये मामला जो है वो मुतनाज़ बन रहा है? क्या होगा इस सारे मामले पे, और क्या ये अब इंतहाई अहम और गंभीर मामला है, बहुत ही हसास, कि जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं या जो कोर्ट्स के मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। क्योंकि ये जब खबर शाया हुई है उसके बाद से यकीनी तौर पे देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बातें जो हैं वो डिस्कस होती हैं, इस तरह की खबरें डिस्कस होती हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो फिर जो शफाफियत का मामला है, फिर जो शफाफ ट्रायल की बात हम करते हैं, फिर जो हम मुझे कुछ अरसा पहले का, तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले का ये स्टेटमेंट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लगा था हमारे पाकिस्तानी कोर्ट्स के हवाले से, वो स्टेटमेंट याद आ जाता है। कहूँ पेश वो हर बच्चे की ज़बान पर है। तो ये सारी चीज़ें, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक जब ऐसी चीज़ सामने आती है तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। कमोबेश हर तरफ से, हर तबके से इस तरह के सवालात आते हैं। सोशल मीडिया पर भी ढेर सारे सवालों के इस वक्त अंबार मौजूद हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो रिलाई कर रहे हैं। सो देयर सो मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स विच आर कमिंग ऑल टुगेदर नाउ, एंड विच इज़ बिकमिंग द आर्ग्यूमेंट, द सोशल आर्ग्यूमेंट ऑल ओवर इन द वर्ल्ड कि जी, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि जी ये क्यों हो रहा है ऐसा, और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। ख़ास तौर पे वो फैसले जो हो चुके हैं उनके हवाले से इस तरह की चीज़ें अब सामने आना, इनका क्या मकसद है, और ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं इनमें कितनी सदाकत है, और अगर इनमें सदाकत है तो जो फैसले हुए हैं वो फिर क्यों हुए, या फिर उन फैसलों में क्या जो कानूनी पहलू हैं वो सामने आ सकते हैं। ये बहुत सारी बातें जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ नाज़रीन
ये कि वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है आज। इत्तेहादियों से मुलाकात हुई तो उसके बाद तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म साहब की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया है। ये कह रहे हैं फ़वाद चौधरी साहब, और मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए शेख रशीद साहब तो, और शहबाज गिल साहब, तीनों खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या इत्तेहादियों से वाक़ई मामलात तय पा गए हैं? जो हुकूमत की कन्फ्यूजन थी, जो हुकूमत की का डर था, जो ख़तरा था, वो वाकई टल गया है कि अब हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सेफ सिक्योर है? और क्या इत्तेहादी वाकई साथ खड़े हैं, ये सवाल है, क्योंकि अभी तक इत्तेहादियों के तरफ से स्टेटमेंट्स आना शुरू नहीं हुए हैं। जैसे स्टेटमेंट्स आना शुरू होंगे तो फिर पता चल जाएगा, सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिल फॉर जो है हुकूमत ने तो आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बज़ाहिर लग रहा ये है कि इत्तेहादी मान गए हैं। ना सिर्फ इत्तेहादी बल्कि कुछ ख़बरें ये मिल रही हैं मुसद्दक़ ज़राए से कि जी ऑपोजिशन भी कह रही है कि जी वो साथ देगी। तो वाकई ऐसा है? और बुध को जो पार्लियामेंट का टेंटेटिव कहा जा रहा है कि मुश्तरका इजलास बुलाने की अब बात हो रही है, तो क्या इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है वो पास करा लिया जाएगा? क्या अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है? सब लोग एक पेज पर आ जाएंगे? ये भी सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जी मैं अपने पैनल की तरफ चले जाती हूँ, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच शाहिदा रहमानी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली नियाजी साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही वोकल स्पीकर्स में से हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच अमजद अली नियाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे लीगल एक्सपर्ट्स में ज्वाइन करेंगे आज बैरिस्टर फयाज समूर साहब, साहब सदर हैं मलीर बार के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। Thank you so very much, Barrister Fayaz Samoor Saab, for joining us. Before taking the opinion and statements and starting the discussion with my panelists, I have to go for a short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned. वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने बात की कि हम बात करें कि सबसे पहले तो जी इस तरफ चले जाते हैं कि इत्तेहादियों के हवाले से जो आज मुलाकातें हुई हैं हुकूमत से, और उसके ऊपर जो हुकूमत क्लेम करी है उसमें कितनी सदाकत है। मैं जाऊँगी सबसे पहले अमजद अली नियाजी साहब की तरफ हुकूमती मौक़िफ़ के लिए। अमजद अली नियाजी साहब, आज आप प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है इत्तेहादियों के साथ भी, जिसमें तमाम इत्तेहादी शामिल थे, जैसे कि अभी फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफ भी किया है थोड़ी देर पहले बाहर निकल के उस मीटिंग से। क्या अब जो मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है उसमें मेक श्योर कर रही है हुकूमत, इस बात से मुतमईन है कि इत्तेहादी अब वन पेज पे एक खट्टे यूनिटी के साथ खड़े हुए हैं आप लोग के साथ, और जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है वो बेहतर अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर ले जा के वाकई ठीक तरीके से उसी हिसाब से ये पास हो जाएगा बिल जिस तरह से आप लोग चाह रहे हैं? पहली बात तो ये गवर्नमेंट पहले ही मुतमईन लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में हमेशा जो है वो देर सवेर होती रहती है, चीजें एक बस में चली जाती है। तो इसमें कोई अभाम नहीं था कि ये लेजिस्लेशन के ऊपर जो है हमारे इत्तेहादी को हमें छोड़ के चले गए, इत्तेहादी छोड़ के गए थे, क्योंकि चीजें सॉर्ट आउट की जाती है, चीजों को हमेशा जो कानून साजी होती है उसमें बड़ी एहतियात की जाती है और सबको लेके चला जाता है। इवन हमने आपके प्रोग्राम में भी पिछली दफा भी कहा कि हमने जो है अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। आज भी हमने ये इस बात का इरादा किया नेशनल असेंबली के अंदर, बाबा नवाज साहब ने कहा है क्या है आप भी तजावीज दें ताकि हम उसमें अंदाज से आगे की तरफ बढ़े और पाकिस्तान को ऐसे शफाफ इंतखाबी इस्लाहात की तरफ लेके जाए जिसमें मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए है, ये कौम के लिए है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए कि कम अज कम चलो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे तहफुजात हैं, हमारी रिजर्वेशन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि जो कवानीन होते हैं वो कौम और मुल्क के लिए होते हैं, तो हम बार बार जो दरखास्त कर रहे हैं अपनी अपोजिशन से वो इसलिए कर रहे हैं कि खुदा के लिए कभी तो मुल्क के लिए संजीदा हो जाए।
जाति वेंडेटा को छोड़ के उस तरह बढ़े ना जिस तरह हमें जाना चाहिए, ताकि कौन भी हम पे एतबार करे, आप पे एतबार करे। हम पे अल्लाह ताला का करम है कि हम तो अपने मैनिफेस्टो है कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाना है। देखिए आज जब हम इस्लाहात की बात करते हैं, जब पाकिस्तान जब मुश्किल में होता है तो आपकी मदद को आते हैं। आज भी सबसे बड़े जो आपकी बैकबोन है ज़र मुबादला की, वो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे, तो उन्हें क्यों नहीं वोट का हक दिया जा रहा? तो खुदा के लिए अब सियासत को बच कर दे। सियासत तो डीमैरिज को खत्म करने का नाम है, अब तो मैरिज को बढ़ाने का नाम है। बदकिस्मती यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो तादाद में की जाती है, ये जो इस्लाहात है, ये जो इंतखाबी इस्लाहात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जाती एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है जो हम चाहते हैं कि तकमील पाकिस्तान की तरफ बढ़े, जिसके लिए मुल्क जो आज जो हम कराधान पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि तमाम को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो हम उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बात तय हो गई है। फिर एक बात, ये बात आपकी मैं सारी बात को मान लेती हूँ अमजद भाई, लेकिन अब एक चीज़ और है कि ये बताएं कि क्या ये जो बात आ रही थी सामने कि एमकेएम पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो कि आपकी इत्तेहादी जमात है, वो ये कह रही थी कि जी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है इस ईवीएम मशीन को, और जो फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे थे और आप लोग जो कह रहे थे, वो ये बात आ रही थी कि जी ये तो हमने आईटी मिनिस्टर यानी कि अमीनुल हक साहब से भी इस सारे मामले पे हमने मुशावरत ली है और वो भी इस सारे अमल में शामिल थे। तो ये जो इशू था जिसके ऊपर बुनियादी डिफरेंस आ रहा था, क्या ये मामला हल हो गया आज? रिदा, कभी भी जो मैंने पहले कहा कि जो इशू टू इशू मामला चलते रहते हैं, क्योंकि इत्तेहादात जो है वो को तजाद नहीं होते, ये ऊंच नीच भी नहीं होती, अपनी अपनी नुक्ते नजर से जो है हर एक पार्टी बात करती है। हमारा नुक्ता नजर भी वही था, उनका नुक्ता नजर भी, उनका मतम नजर भी वही था, लेकिन उनका बात करने का तरीका मुख्तलिफ था। वो समझना चाह रहे हैं चीजों को, वो भी वही चाह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। तो कोई इख्तलाफ वाली को खास ऐसी बात नहीं, और किसी पार्टी ने, आपके इल्म में है कि किसी भी पार्टी ने को हमसे अलहदगी की बात तो की नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही तो कहा था कि हमें थोड़ा और ब्रीफ कर दे, ताकि हम अपने निचले सतह पे जो हमारे वोटर्स हैं, हमारी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है हमारी, देखो सेकंड लाइन अप की लीडरशिप होती है, फिर थर्ड लाइन अप की लीडरशिप होती है, ताकि हर एक सतह पे हम जो मैसेज कन्वे करें वो बड़ा लाउड एंड क्लियर हो। तो हर एक पार्टी जो है अपने अंदाज से अपना हिस्सा डालना चाहती होती है, तो ये उनके भी मफाद में है, तो इसमें कोई ऐसी अफवाह वाली तो बात थी नहीं। ठीक है, अच्छा आपकी तरफ भी आऊंगी मैं शाहिदा रहमानी साहिबा। जो हुकूमत अब कह रही है इत्तेहादियों के साथ जी हो गया है अलाइन मामला, और जैसे कि अमजद साहब ये भी कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से हो जाएं। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, और ख़ास तौर पर आप लोगों का अब क्या होगा कि आज बिलावल साहब ने फ़ोन भी किए हैं, दो उनका रब्ता भी हुआ है मौलाना साहब से, और फिर क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से भी। हिदा बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे तवील तजुर्बा कार जो है वो सियासी पार्टी है, और उसका एक वसी तजुर्बा भी है सियासत के अंदर। और आपने देखा कि इस मुल्क को अगर किसी ने मुत्तफिका आइन दिया, पार्लियामेंट दी, इदारों को मजबूत किया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और उसका हमेशा से यही नजरिया रहा कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें। और आपने देखा कि जब आइन का हुलिया आमिर डिक्टेटर्स ने बिगाड़ दिया था 2008 में, ना सिर्फ उस बिगड़े हुए आइन को हमने हुलिया सही किया, बल्कि उसके साथ ही हमने 18th अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड सुबाह खुद मुख्तारी केपीके को असल शनाख्त देना, वीमेन हरासमेंट, यानी बहुत तारीख साज लेजिस्लेशन एक सादा अक्सरियत रखती थी पीपल्स पार्टी। कोई हम मेजॉरिटी में नहीं थे, लेकिन वो तमाम पार्टीज के साथ जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इंट्रोड्यूस कराई, मैं समझती हूँ उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और यही वजह है कि हम रोजे अव्वल से, जब से ये आए, हमने कहा कि जी किसी भी किस्म
सुप्रीम की। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और आपको तमाम तर लेजिस्लेशन में अपोजिशन के साथ मिलकर चलना होगा। आज ही कैसे आ गया आपने देखा, पिछले हफ्ते जल्दी किसको थी? हमें तो नहीं थे। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी कोई जल्दी नहीं थी, तो जल्दी आपने सेशन बुला लिया था, ज्वाइंट सेशन। अगर आपको जल्दी नहीं थी, वो तो आपने जो लास्ट ट्यूसडे को आपको यके बाद दीगर जो आपको शिकस्त हुई और उसके बाद हमने उसी दिन कहा था कि आप ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। अनाउंस करदा ज्वाइंट सेशन को ना सिर्फ आपने कैंसिल किया, आप जो है आप इत्तेहादियों को मनाने आ गए। आपके तो अपने अरकान राजी नहीं, आप तो किसी से मशवरा नहीं करते, आप तो जिहाद पर जा रहे थे। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी जिहाद है और आप करें। जब आवाजें आई और आपके अपने अरकान की तरफ से आई, इत्तेहादियों की तरफ से आई कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर हुकूमत पसपाई पे गई है और हुकूमत ने जो है बात की कि जी हम तो बात करना चाहते थे। अगर आप बात करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की अमेंडमेंट होती है, लेजिस्लेशन होती है, उसका तरीक़ाकार जो है हमेशा से पार्लियामेंट में रहा। इससे पहले भी 2016-17 में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुई उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। जी जा रही है। आपने देखा कि उसका एक तरीक़ाकार होता है, पार्लिमानी कमेटियां बनती है जिसमें हर पार्टीज के नुमाइंदे होते हैं, वहां से तजावीज आती हैं, बहस होती है, मुतादिद इजलास होते हैं और फिर बिलाखिर जो है उसको किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि बादशाह सलामत का दिल चाहा और उन्होंने कहा जी चलें जिहाद कर लेते हैं और वो काम हो जाए। आज ठीक है, ठीक है, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सही, एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको यहीं से। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, इत्तेहादी क्या वाकई मान गए हैं आज, और क्या वाकई हुकूमत जो है वो अब इस खतरे से बाहर आ गई है, खतरा टल गया है कि जी जो सारी इस्लाहात थी मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में अब वो हो जाएंगी मुकम्मल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस दिन पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग में इन्होंने पास करा ली तो सामने आ जाएगी ना सारी बात। अभी ये MQM के हवाले से मोहतरम अमजद साहब फरमा रहे थे, मैं तो उन्हें मुसलसल सिद्दीकी साहब को सुन रहा हूँ और उन्होंने एक ही बात की है कि जिन्होंने ये EVM मशीन बनाई है उनके पास मैनिपुलेशन का भी निज़ाम मौजूद है और इस पर तो हम कन्विंस नहीं हो सके। यही बात उन्होंने की है। इस पर हमें कन्विंस नहीं किया जा सका कि इसके जरिए से इंतखाबात जो हैं उनमें रिगिंग हो सकती है। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। बाकी ये जो फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है और तकमील पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आपके लीडर ने तकमील पाकिस्तान और अपना मंशूर और एजेंडा तो बहुत कुछ दिया। 3.5 साल होने वाले हैं, रियासत मदीना भी बना ली आपने, 90 दिन में सारे मगरमच्छ भी पकड़ लिए, यही आपके दावे थे। कश्मीर भी फतह कर लिया, वो 50 लाख घर बन गए, करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 2 करोड़ मजीद बेरोजगार हो गए, $200 बिलियन इन्होंने खुदा को गवाह बना के कहा था कि मैं वापस लाऊंगा, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं मैं $200 बिलियन वापस लाऊंगा। थोड़े दिन गुजरे तो असद उमर ने कहा वो तो सियासी बयान था, यानी खुदा को गवाह बना के झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ। तो अब भी आप ये जो आप कुछ कर रहे हैं, डॉलर 180 रुपए का हो गया है, कर्जे आपको विरसे में 30,000 अरब मिले थे ना, तो अगर आपने दिए हैं कर्जे तो यार कोई 1-2 हजार अरब ही कम कर दो, 28,000 ही हो जाए, 29,000 ही हो जाए भाई, 46,000 हो गए हैं। कौमी पैदावार से कर्जा बढ़ गया और पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा सर पे आ गया है, तलवार लटक रही है। आप बातें करते हो जी हम ये करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों की बस जुबान ही चलती है? यार जो कुछ इस वक्त मुल्क का हाल है जी। कोई एक शोबा बताओ को गवर्नेंस में आपने कोई डिलीवर किया हो, को खारजा महाज पे आपने डिलीवर किया हो, को दोस्त बनाए हो जो दोस्त से उनको भी नाराज कर दिया है। अब इन 4 महीनों में जो खसारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का,
वो 13 अरब डॉलर, 13 अरब और 55 अरब अपना करोड़ डॉलर हो गया है। ये जो कहते थे वो जी कुछ भी नहीं, हमने तो बराबर कर दिया है, कहाँ आपने कुछ डिलीवर किया है और कहाँ आपने सच बोला है। सही। जिस दिन आपने सच बोला तो मैं कहूंगा जी आज तो मेरे ख्याल में सूरज जो है वो मशरिक की बजाय मगरिब से निकला है। आप लोग सच बोलते ही नहीं हो तो हम कैसे आपकी इस बात का एतबार करें। ऐसी जल्दी क्या है आपको, इसी पे सारा जोर लगा रहे हो तो इंशाल्लाह ये नहीं होगा। सही है, ठीक है, सही है, ये नहीं होगा। चले मैं इस मामले पे अब आ जाती हूँ। ये तो हमने बात कर ली इत्तेहादियों के हवाले से जी। आज की जो सबसे बड़ा पंडोरा बॉक्स रहा और वो इस हवाले से कि जी जिस तरह से सामने खबर आती है एक, और फिर उसके बाद साकिब निसार साहब ने के हवाले से आया है कि जज को उन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को ना छोड़ने का हुक्म दिया। शमीम साहब ने जो इंकशाफात किए उसके ऊपर मैं थोड़ा सी बात करूंगी। मैं ज़रा इस पर सबसे पहले बैरिस्टर फयाज समूर साहब हमारे साथ मौजूद है, साहब का सदर है वली बार के, उनकी तरफ जाती हूँ। उनसे ज़रा इसके ऊपर लीगली मैं चाहूँगी कि उनका एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूँ इस हवाले से। अब ये जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, क्या इस सारे सिनारियों में हो सकता है आगे चल के इस केस में, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कोर्ट्स के हवाले से तो फिर इफ एंड बट्स बहुत सारे शुरू हो जाते हैं और इसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन का महवर बनी हुई है अभी ये खबर, चाहे सोशल मीडिया हो और फिर जो इफ एंड बट्स मैंने जैसे कि कहा कि सामने आते हैं तो जो उसकी एक शफाफियत का मामला है, जो क्रिस्टल क्लियर जिसके हवाले से कोर्ट्स के सवालात उठते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा उठा देते हैं। आखिरकार ये मामला आप कैसे देख रहे हैं? जी बैरिस्टर साहब। जी अच्छा, मुझसे पूछ रही हैं? जी जी आपसे ही पूछ रही हूँ। मैं अभी ये आपके नोट्स पे देख रहा था जी। बिल्कुल कानूनी नुक्ता नज़र ये है कि राना शमीम साहब चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को एक्सटेंशन देने का अख्तियार चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास नहीं था। ठीक। ना इस तरह की कोई एक्सटेंशन कानूनी तौर पे मांगी जा सकती थी। ओके। साकिब निसार साहब का जो कहना है कि इस तरह की एक्सटेंशन देने से मैंने इनकार कर दिया था, लगता ऐसा है। इस वक्त जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। ओके। राना शमीम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो खुद कंट्रोवर्शियल हो गए, पॉलिटिकल एक एक्टिविटी का हिस्सा बन गए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ज़ाहरी तौर पे बिल्कुल जो मूव एक चल रहा है नून लीग को वापस लाने वाला, ओवरऑल जो हम एक देख रहे हैं सिनेरियो पूरा गवर्नमेंटल सिस्टम को रोल बैक करने का, उसमें नून लीग का नाम बाहर बिल्कुल आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है और निजी महफिलों में बैठ के जो बातचीत हो रही है या जो इंटेलिजेंस से लिंक्ड लोग हैं जो इन्फॉर्म्ड हैं जब वो भी बैठ के बात कर रहे हैं तो उसमें ये हो रहा है कि एक मूव जो है वो बिल्कुल चल रहा है। मीडिया के ऊपर भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस वक्त राना शमीम साहब का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल नून लीग को बैक करने के मुतरादिफ है, इस बात में कोई शक नहीं है। नंबर 1। ठीक है। तो इस तरह से जो रिस्पांस दिया साकिब निसार साहब ने, तो साकिब निसार साहब भी इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। तो ये दोनों जो मूव्स हैं दोनों की तरफ से वो सोलली पॉलिटिकल मूव्स हैं। एक तरफ से एक जो है वो यूँ समझ ले कि एक अटैक आया है तो साकिब निसार साहब ने उसका जो है वो रिबटल दिया है। कानून के अंदर ना वो एक्सटेंशन ले सकते थे ना ये दे सकते थे, लेकिन पॉसिबल है कि ऐसी कोई एक्टिविटी उस वक्त हुई हो जिसमें राना शमीम साहब ने एक्सटेंशन मांगी हो और साकिब निसार साहब ने, चूंकि लॉ नहीं था, कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस भी ऐसी नहीं रही हैं कि कभी किसी प्रोविंस के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दी हो, तो शायद अगर कहीं ना कोई गुंजाइश बनती। क्योंकि साकिब निसार साहब भी इस वक्त जब सीट होल्ड करने के बाद अब फील्ड में आए हैं तो बातें सामने आ रही हैं कि उनका कैरेक्टर भी एक डिजोर जस्टिस एंड चीफ जस्टिस का नहीं रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ज़ाती फ़ायदे तक भी जो हैं वो लेते रहे, अपने भाई को बेनिफिट करते रहे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर आ गई हैं। तो इसमें कानून तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है। ओके। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज़ हमें और भी इस सारे मामले में ये भी देखना है कि इससे पहले भी हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को जेल भेजने वाले एहतसाब अदालत के बख्शों ने जज अरशद मलिक साहब के हवाले से भी कुछ इंकशाफात पर मबनी एक वीडियो जारी की थी। पहले हमने देखा कि इस तरह का मामला आया, अब ये एक और मामला उन्हीं के हवाले से आ रहा है। तो ये सारा मामला कंट्रोवर्शियल नहीं बना देता हमारे कोर्ट्स को? जी बिल्कुल बना देता। देखिए ना, राना शमीम साहब ना तो कोई पीएस थे साकिब निसार साहब के, ना उनका कोई डायरेक्ट इस तरह का कोई लिंक था उनके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
कि वो इस तरह की बात कह सकें जी कि साकिब निसार साहब ने इंटेंशनली होल्ड किया रिलीज मरियम नवाज का और नवाज शरीफ साहब का। अगर तो किसी भी तरह से उनकी ये कैपेसिटी लीगल कोई होती, वो सेटअप का हिस्सा होते, वो किसी बेंच का हिस्सा होते, वो साकिब निसार साहब के साथ बेंच होल्ड कर रहे होते, या किसी भी तरह से इंतजामी तौर पे उनका उस प्रोसेस का कहीं हिस्सा होते, तो फिर तो ये बात हो सकती है कि वो ये स्टेटमेंट देते कि इस तरह की कोई एक जो है वो एक्टिविटी हुई थी। जब वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक कोर्ट होल्ड कर रहे हैं और साकिब निसार साहब इस्लामाबाद में बैठ के एज चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीट होल्ड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि इस तरह के स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ जस्टिस को जो है वो देना बिल्कुल एक ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंस, चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मेशन जो भी गिलगित बल्तिस्तान, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये कानून से बिल्कुल हटके है। मैं एक कानून का तालिब इल्म होते हुए इसको अच्छी नज़र से बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और अफसोस की बात है कि अगर जजेस सियासत का हिस्सा बन जाए तो ट्राइकॉटमिक स्ट्रक्चर के अंदर अदलिया मेन पिलर है रियासत का, जो सबसे बड़ा पिलर है, अगर वो इतना कमज़ोर हो कि रेजा रेजा होना शुरू कर दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि रियासत कहाँ जाके खड़ी होगी। सियासी गवर्नमेंट से ज़्यादा तो इस रियासत को रेजा रेजा करने में फिर अदलिया खुद एक किरदार अदा कर रही है। अच्छा, मैं फिर आपसे मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ चली जाऊँ, फिर मैं आपसे ये भी लेकिन आके सवाल करूँगी क्या इस सारी सिचुएशन का असर पड़ेगा जो केसेस के फैसले हुए उस पर मैं अभी आपसे बात करूँगी इस पर, लेकिन मैं ज़रा अपने पैनलिस्ट की तरफ वापस चले जाती हूँ। मैं अमजद अली नियाज़ी साहब की तरफ जाऊँगी। अमजद अली नियाज़ी साहब, ये सारा मामला जो आज सामने आया है इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आज आया है। उन्होंने कहा है कि नून लीग अदालतों पर असरअंदाज होने से मुतालिक तारीख रखती है, ये खुद फंसेंगे, और ये भी उन्होंने कहा है कि सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये इस वक्त दो हम देख रहे हैं कि साबिका चीफ जस्टिस के मामला चल रहे हैं और इस पर वजीर आजम साहब फिर नून लीग पर एलिगेशन लगा रहे हैं डायरेक्टली, इसकी क्या वजह है? रिता, मैं इसके ऊपर बड़ा कम्प्रीहेंसिव अपना स्टेटमेंट देना चाहूंगा। जरा मुझे टाइम दीजिए। जी, आप लीजिए, टाइम लीजिए। देखें ना, माजी की तारीख उठा के देखें कि जब जस्टिस सजाद अली शाह जो था वो इंसाफ पे मबनी फैसले करने लगा तो उसकी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ, आपको याद होगा, नून लीगी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक हमला करके जो है एक जज को बाहर निकाला, और जिस बुरे तरीके के साथ जो मैं कहता हूँ कि स्टेट ऑफ द पिलर जो था, तो देखिए अगर जुडिशरी को माफ नहीं किया गया, आज भी उसी तरीके के साथ फिर जजों को खरीदा गया और फिर एक मन मर्जी का जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक लगाया गया, वहां पे चीफ जस्टिस लगाया गया, फिर अपनी मर्जी के फैसले लिए गए। उसी तरीके के साथ आज फिर तारीख में एक नया मोड़ लिया है और ये हमला जरा थोड़ा मैं समझता हूँ कि है वही हमला, वो डायरेक्ट था। ये भी डायरेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को दुनिया के सामने ये जाहिर किया जाए कि कोर्ट जो है वो उनकी कोई हैसियत नहीं है, और जो फैसले देखे, ये जो फैसला है उसने जो एफिडेविट दिया है, मैं समझता हूँ कि इसे पढ़ के भी हंसी आती है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो किसी के सामने बैठ के इस तरह टेलीफोन कॉलिंग करता है और इस तरह वो डायरेक्शन देता है। ये तो मतलब कोई बिल्कुल ही वो गेमे हैं जो लोग चिट चैट करते हैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के जो है वो गेम खेलते हैं। तो ये गेमें खेली जा रही है ताकि अब अदलिया को गंदा किया जा सके अनफॉर्चुनेटली, और इदारों को तबाही की तरफ ले जाया सके। पहले भी इन्होंने कसम नहीं छोड़ी, लेकिन मजीद भी ये नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कि ये अपने मफादात के लिए हर उस हद तक जाना चाहेंगे जिसमें इनका फायदा हो। इसमें इनका फायदा इसी में है कि ये जो इनको जस्टिस अल्लाह ताला मरहूम जस्टिस नसीमुल हसन शाह साहब को, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जैसे, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, हम ये उन जैसे जज चाहते हैं, ये रैवेड के जज चाहते हैं, ये पाकिस्तान की अदलिया नहीं चाहते।
ये वो सिस्टम चाहते हैं जिनमें इनका मफाद हो और ये अपने अमीरुल मोमिनीन कह सके। आपको याद हो कि एक दफा ये लेजिस्लेशन लेके आना चाहते थे अमीरुल मोमिनीन। अच्छा अमजद साहब, आपको नहीं लगता है लेकिन देखिए इसमें तो मतलब डायरेक्टली हमें नून लीग अभी सामने से नजर नहीं आ रही है। 2 चीफ जस्टिस साबिका हैं जिनके मामले में बात हो रही है, फिर अरशद शरीफ जज जो साहब थे, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। हाँ मेरी बात सुन ले। 2 जमा 2 का मतलब इज इक्वल टू कितना हुआ? 4 ना जी, ठीक है ना। 2 जमा 2 22 भी होते हैं। तो इसमें कौन सी इंग्लिश है जो आपकी समझ में नहीं आ रही? तो ये जो एफिडेविट दिलवाया गया है तो ये दिलवाया गया है। अच्छा, आप लोग समझते हैं इसमें नून लीग का हाथ है पीछे से, यानी कि इसमें कौन सी अंग्रेजी है? अच्छा, ये तो सिंपल दीवार पे लिखा हुआ है कि ये किसने किया और क्यों करवाया गया है। मतलब आप पिछले कई दिनों से एक नेल्सन मंडेला की जो है वो बड़ी दास्तान बयान की जी बड़ा जुल्म हो गया था नेल्सन मंडेला पे। जो पाकिस्तानी मंडेला है, जो कौम को अगर हम कहते हैं जिसको वोट को इज्जत हो तो वोट को इज्जत कैसे दी जाती है? भाग के बैठा है मेरे वो प्लेट लाइट जो है कम हो गए और फिर पता नहीं आज तक वो मैकेनिक ही नहीं मिला जिससे इसके प्लेट लाइट ठीक हो जाए। आज तक हॉस्पिटल ही नहीं गए। मैनिपुलेशन के मेनू चले वो जो भेजने वाली मेडिकल टीम थी उसमें भी आपके अपने ही लोग थे ना, इस बात को तो छोड़ें आप, उन्होंने जाने क्यों दिया। चले इस पे भी हम बात कर लेंगे। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ जा रही हूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा, हाउ डू यू सी दिस मैटर? क्योंकि देखें माजी की भी इसमें मिसालें दी जा रही हैं बहुत सारी, और ये मामला आप लोग के भी सामने, पीपल्स पार्टी इस पे क्या मौकिफ रखती है? लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी हमेशा इदारों को अपने अपने डोमेन में काम करने पे यकीन रखती है, और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। और ये भी अभी जिस तरह अमजद नियाज़ी साहब ने जिक्र किया, जस्टिस नसीम ने जिस तरह आकर बताया कि भुट्टो साहब को एक गलत फैसले में गलत उस पे जो है फैसला दिया गया और उनको हैंग कर दिया गया। एक ऐसा कीमती शख्स जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ आइन पार्लियामेंट इसको नाकाबिले तस्खीर बनाया, उसको एक गलत फैसले की नजर आप हैंग कर दिया गया। और उसका क्या हुआ? अदालतों ने क्या नोटिस लिया? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि जी 90s के इलेक्शन चुराए गए, वक्त ने साबित किया, अदालत ने साबित किया, और उसके बाद उस पर क्या एक्शन लिए गए? फिर जी शहीद कर दिया जाता है, जो उनका कत्ल होता है और उसको वो केस चल रहा है, और उस केस का क्या हुआ? तो ये वो तमाम चीजें हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल ना करदा गुनाह की जेलें काटी और आज भी काट रहे हैं। तो ये आप देखें कि इससे पहले भी जजेस की वीडियोस भी आती रही, और साकिब निसार साहब तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का वो बदतरीन नाम बन गए हैं अदलिया का, कि जिसपे मैं कौम जो है तारीख जो है वो हमेशा शर्मिंदा रहेगी। जिस तरह उन्होंने पानी के लिए, जिस तरह उन्होंने डैम के लिए जो शोशे छोड़े, जो ऐसा लग रहा था कि मुल्क में कहत हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं है, और एक पूरी कैंपेन चलाई, और फिर जो उनकी शाखर्चियां, जो उनकी सारी चीजें आ रही हैं सामने। तो इस वक्त आपको मालूम है कि अदलिया को तो कुछ कहना जो है वो एक जुर्म है, लेकिन जब जजेस होते हैं अपनी पोस्टों पे तो उनको भी चाहिए कि जो तकाजा है उसको पूरा करें, और जो इंसाफ के तकाजे हैं उसको पूरा करें। अगर पूरा करें, ना कि आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए। और आप तब्दीली लेके आ रहे थे, यही वो तब्दीली थी जिसके लिए साकिब निसार साहब ने इतनी मेहनत की थी और सब कुछ किया, पूरी कौम ने देखा। तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। जजेस को सियासत से दूर रहना चाहिए, यही वजह है कि उनको इतनी मराहत मिलती है, उनको तमाम तर फैसिलिटीज होती है। उन्हें एक ये अदालत है और एक अल्लाह की अदालत है, वहां भी पेश होना। अल्लाह की अदालत में भी मुंह दिखाना है। मरियम नवाज साहिबा ने भी ये बात कही है, यही बात यहाँ से भी सामने आ रही है। आपकी तरफ आऊंगी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये सारा मामला सामने आ गया है खुल के सबके, और अमजद अभी जिस तरह से कह रहे थे, हुकूमत जो कह रही है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप लोग ने अच्छा नहीं किया है और इस तरह के मामलात में आप लोग खुद फंसेंगे। मैं जवाब देता हूँ जी। बैरिस्टर साहब की बात भी मैंने सुनी और अमजद नियाज़ी साहब की, इनके वालिद डॉक्टर साहब भी हमारे दोस्तों में से थे जी। पहली बात तो ये है कि जब अदलिया की बात करते हैं तो अदलिया की तारीख मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होती हुई शहीद से नवाज शरीफ तक पहुंची। और इस अदलिया की तारीख अगर ये कोई काबिल फ़ख्र है तो फिर मुझे बताइए, नंबर 1। नंबर 2, जो आज राना साहब जो चीफ जज थे
अपना गिलगित बल्तिस्तान के, राना शमीम साहब, उनके इस बयान हल्फी को हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज शौकत सिद्दीकी के बयान हल्फी के साथ दिए गए उस बयान के साथ और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब जो है उसके साथ मिला के देखें और अरशद मलिक की वीडियो को सामने रखें। अगर इन तीनों में फर्क ना हो और ये साबित हो और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स भी आई कि इलेक्शन चोरी करने में एक किरदार अदा किया गया और नाजायज सजा दी गई, फिर इसमें क्या? बयान अल्फी की एक हैसियत है, उस पर अदालत में बुलाए जाएंगे, उस पर बात होगी, दलाइल दिए जाएंगे। ये थोड़े, हाँ आप ये कहते हैं या कोई ये कहे कि जी ये सियासी बयान है, तो भाई जब इस मुल्क की तारीख जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक जजों ने सियासी काम किए हैं या उन्होंने आमिरों के कहने पर फैसले दिए हैं, आमिरों के कहने पे फांसियां दी हैं, सारा कुछ ये किया है, तो फिर ये बात न करें। देखना ये है कि हकायक क्या है। अगर हकायक को ये सारी चीजें कोरबोरेट करती हैं तो फिर ये हकायक है और ये सच है। मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम नवाज साहबा के साथ जुल्म हुआ, अब सामने आ रही है। अब बैरून मुल्क जो यूके की अदालतों ने बता दिया, जो इन्होंने बहुत कोशिशें की, वहां से माशाल्लाह वो बरी हुए। रह गए अपना साकिब निसार साहब, तो साकिब निसार साहब के खिलाफ, जबकि अभी वो जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, इस्लामाबाद के सीडीए के एक ठेकेदार ने एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि बाद में एक रेफरेंस मैंने भी फाइल किया। उन्होंने 7 साल लगने नहीं दिया, उसके साथ सबूत लगे हुए हैं, पैसे लेने के, पैसे मांगने के, मुबैना रिश्वत के सबूत लगे हुए हैं। जब वो सेक्रेटरी लॉ थे और कोई ठेके का मामला था, उन तक वो गया, क्या उन्होंने मांगा क्या नहीं मांगा। तो भाई आप साकिब निसार को कहते हो, जो मेरे पास खुद सिद्दीकुल फारूक के पास इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के दफ्तर में 2 साल बतौर कारकुन काम करता रहा है और उसने फीसें ली हैं 5-5 हजार, 7-7 हजार। बतौर वकील वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था, वो कोई वो बड़ा वकील भी नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ, तो साकिब निसार को सपोर्ट करते या किसी और को सपोर्ट करना, फैसले बोलते हैं जजों के। सही है, फैसले बोलने चाहिए। बैरिस्टर फयाज समूर साहब, मैं चाहूंगी कि आप इसको कंक्लूड करें, क्योंकि ये अभी जो सारा मामला है, इससे क्या जो टेक्निकली सजाएं हुई हैं इन केसेस के अंदर, तो क्या उनमें कोई फर्क आ सकता है? अब उस पर असर होगा? ये सारे मामला, ये सारी चीजें उस पर असरअंदाज होंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब को जब हटाया गया था जी, उसके बाद फिर पीसीओ जजेस और सारी चीज़ें हुई, तो उसमें तो ये हेल्ड हो गया है कि जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स एक जज ने हेल्ड कर दी और उसमें कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया, तो वो तो डिजोर रहेगा, उसको आप नहीं कर सकते हैं। उस पर तनकीद की जा सकती है, बाकी सारे पहलू उसके सामने लाए जा सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ऐसा नहीं है कि वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। जज का अपना पर्सनल कंडक्ट अपनी जगह पे है। जुडिशल प्रोसीडिंग्स एक सिस्टम होता है जिसमें प्रोसिक्यूशन के लायर्स होते हैं या दोनों पार्टीज के वकला होते हैं, जरा होती है, बहस होती है, कागजात होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जज का रोल बहुत मिनिमल होता है। हर चंद के बाइस होने के पहलू उसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस एक बात पे कि एक जज बाद में कंट्रोवर्शियल हो गया तो उनके किए हुए फैसले जो हैं वो कालादम समझे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे इस तरह से तो फिर कानून जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम में कोलैप्स हो जाएगा। तो इस पे हम जो ज्यूरिस्ट या जो कानून के तालिब इल्म है, उस पे हमारी ये राय है कि जो फैसले हैं वो मनोवन उसी तरह से रहेंगे जो वर्डिक्ट्स उनके अंदर आए हुए हैं। अलबत्ता सियासी तौर पे तनकीद का पहलू उसमें वो मौजूद है, जो कि हो रहा है इस वक्त और पूरा डिस्कशन का महवर बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फयाज समूर साहब आपका, अमजद अली नियाजी साहब आपका, शाहिदा रहमानी साहिबा और सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, बहुत शुक्रिया आप चारों मौजूद मेहमानों का। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।